बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। हम आज अपने नेक्स्ट चैप्टर किंगडम प्लांटी का आगाज करने जा रहे हैं। पहला एक्सेल लो जो हम पढ़ेंगे वो डिस्क्राइब नॉन वेस्कुलर प्लांट्स यानी ब्रायोफाइट्स है। हमने ब्रायोफाइट्स को डिटेल से डिस्क्राइब करना है। प्लांट्स के बारे में अभी तक जितना हम जानते हैं, अगर मैं उसे समराइज करूं तो प्लांट्स मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड में थ्रू फोटोसिंथेसिस, और फिर ये जो फूड है इसे खुद यूज करते हैं, ग्रो करते हैं, और ये प्लांट फिर बजाते खुद फूड सोर्स के तौर पे एनिमल्स अपने इस्तेमाल में लाते हैं। और इस तरह से आप देखते हो कि लाइफ कंटिन्यू करती है अर्थ के ऊपर। प्लांट्स की स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं, और राउंड अबाउट हम कहते हैं इस वक्त आपके पास 4 लाख स्पीशीज है प्लांट्स की जो हम डिस्कवर कर चुके हैं और बॉटनी में पढ़ते हैं। यह माना जाता है कि प्लांट्स जो हैं ये एलजी से तकरीबन 500 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुए थे। और जब ये इवॉल्व हुए थे तो पहले प्लांट्स जो बने थे एलजी से वो यही ब्रायोफाइट्स थे, जिन्हें आज हम डिटेल से पढ़ने लगे हैं। ठीक, यूकैरियोटिक होने की वजह से इनमें न्यूक्लियस है, इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की है, इनमें प्लास्टिड्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनल्स जिनमें पिगमेंट्स हैं, और इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, जिनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिगमेंट क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। बड़ा वैक्यूल होता है इनके सेल में, ठीक, जो कि अगर हम प्लांट का स्ट्रक्चर देखें तो जो अर्ली प्लांट्स हैं उनमें राइजोइड्स, और जो डेवलप प्लांट्स हैं इनमें रूट्स होती हैं जो इन्हें इनके एटमॉस्फेयर से न्यूट्रिएंट्स और पानी को एब्जॉर्ब करके देती हैं। जैसे यहां देखो, हमने ब्रायोफाइट्स में वो जो सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें राइजोइड लेबल किया हुआ है। चूंकि अभी एवोल्यूशन स्टार्ट हुई है, अर्ली प्लांट्स हैं, तो इनमें उस तरह से एडवांस रूट नेटवर्क मौजूद नहीं है। हाँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जरूर है जो इन्हें न्यूट्रिएंट्स और पानी एब्जॉर्ब करके दे रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, राइजोइड कहलाते हैं। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। ये दो टर्मिनोलॉजीज जो है इन्हें आपने स्पेशली याद करना है, आपके लिए एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, एमडी कैट के लिए भी। कहता है कि ज्यादातर प्लांट्स हम देखते हैं कि ये फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, हमने ना ग्रेड 9 में प्लांट्स की रिप्रोडक्शन पे एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, इस नए करिकुलम में भी वो चैप्टर है। अगर आप इसको डिटेल समझना चाहे पहले ही एडवांस में, तो आप चेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाके जो 9th के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां आपने 9.4 नॉलेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उनको देखने हैं लेक्चर, जो वहां पे 4 लेक्चर बने हुए हैं। नहीं तो हम आगे भी डिटेल में इसको पढ़ेंगे। हमारे पास असल में फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और वहां मैंने बच्चों को बताया है कि किस तरह फर्टिलाइजेशन के बाद सीड और फ्रूट्स बनते हैं। तो ये प्लांट्स जिनमें सीड बनते हैं, ये जो सीड बेरिंग प्लांट्स हैं, इन्हें हम साइंटिफिकली फेनरोगैम्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस आना चाहिए। इसके बरक्स जो अर्ली प्लांट्स थे जिन्हें हम कहते हैं ये बड़े सिंपल प्लांट्स हैं, जैसे फर्न्स हैं, मॉसेस हैं, जो कि असल में आपके ब्रायोफाइट्स हैं, इनमें ना इस तरह सीड नहीं बनते, ये डायरेक्ट स्पोर्स से बन रहे होते हैं। ठीक है, तो इन प्लांट्स को आप कहते हो क्रिप्टोगैम्स। अब डायरेक्ट स्पोर्स से बन रहे हैं, सीड नहीं बन रहे, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे समझ आना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे हम इन प्लांट्स की लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे। अभी आज के ही लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन में भी ये बात करेंगे। तो आपके पास सीड बेरिंग प्लांट्स हैं विच आर फेनरोगैम्स, और दूसरे स्पोर बेरिंग प्लांट्स हैं विच आर क्रिप्टोगैम्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। इनमें ना इनकी लाइफ साइकिल के अंदर 2 जनरेशंस आती हैं। अभी हम इसका जिक्र करते हैं। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें क्या होता है, एक जनरेशन ग्रो करके दूसरी जनरेशन बनाती है।
और दूसरी जनरेशन ग्रो करके दोबारा पहली जनरेशन बनाती है, यानी कि एक दूसरे को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसमें ओवरऑल 2 जनरेशन शामिल है। तो ये जो एक साइकिल बनती है, इसको आप कहते हो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और वो जो 2 जनरेशन है ना, उनके नाम है गैमीटोफाइट जनरेशन एंड स्पोरोफाइट जनरेशन। मैं आपको स्टार्ट में ही बेसिक कंसेप्ट समझा दूं। ये वो 2 जनरेशन है जिन्होंने एक दूसरे को बनाना है, और इसी बेस पे हम इन्हें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह रहे हैं। जो स्पोरोफाइट जनरेशन है, इन्हें आप ये नाम इसलिए देते हो क्योंकि इनमें जब मियोसिस हो तो इनमें स्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो स्पोर्स है ना, ये दोबारा ग्रो करके स्पोरोफाइट नहीं बनाते, बल्कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे आप गैमीटोफाइट कहते हो। ठीक, तो आपने देखा एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को बनाया। ये जो गैमीटोफाइट जनरेशन है, इसे आपने ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये गैमीट्स बनाती है। और ये जो गैमीट्स हैं, इनकी होती है फर्टिलाइजेशन, और ये हैप्लॉइड गैमीट्स फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। लेकिन ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है ना, ये दोबारा गैमीटोफाइट नहीं बनाता, बल्कि स्पोरोफाइट जनरेशन को बना देते हैं। तो देखो, जहां से स्टार्ट हुए एक साइक्लिक एक्टिविटी के बाद वहीं पहुंच गए। लेकिन हुआ ये कि एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को, और दूसरी जनरेशन ने दोबारा पहली जनरेशन को बनाया। हाँ, जो चीज आप इस किंगडम प्लांटी चैप्टर में पढ़ोगे वो ये कि आपके पास ना जो अर्ली प्लांट्स हैं, जैसे हमारे अभी ब्रायोफाइट्स जिनको हम पढ़ने लगे हैं, इनमें ना जो इन 2 जनरेशन में से डोमिनेंट जनरेशन है वो है गैमीटोफाइट। अच्छा, डोमिनेंट जनरेशन का कंसेप्ट क्या है? असल में होता यह है कि इस लाइफ साइकिल के दौरान एक फेस है जो डोमिनेट करेगा, जो ज्यादा टाइम ग्रो करेगा, जहां फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, जिसको मैं आसान अल्फाज में कहूं, जब मैं कोई पौधा देखूंगा तो मुझे इन दोनों में से कोई एक फेस नजर आ रहा होगा जो डोमिनेट कर रहा होगा, ज्यादा टाइम गुजार रहा होगा, फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। तो अर्ली प्लांट जो थे, उनकी जो डोमिनेंट जनरेशन थी वो गैमीटोफाइट थी। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, गैमीटोफाइट चूंकि हैप्लॉइड है, तो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड हुए, और जब ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड हुए तो आपके पास जो एडवांस जनरेशन बनी वो फिर स्पोरोफाइट जनरेशन थी। तो जो एडवांस प्लांट्स हैं उनमें आप देखते हो स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डोमिनेंट होती है, गैमीटोफाइट इस पे डिपेंडेंट होते हैं। जबकि ब्रायोफाइट्स में उल्ट है, वहां गैमीटोफाइट डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट जो है ये गैमीटोफाइट पे डोमिनेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी एक सिमुलेशन भी देखते हैं, इजीली आपको बड़ा मजा आएगा, आप बड़ा इजीली इसको सीख लोगे। यहां क्या हो रहा है? हैप्लॉइड गैमीटोफाइट जनरेशन या स्टेज अल्टरनेट होती है, बदलती है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट स्टेज या जनरेशन के साथ। क्या होता है? गैमीटोफाइट जनरेशन गैमीट्स बनाती है जो फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट डेवलप होता है मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट जनरेशन में, जिसका काम स्पोर्स बनाना है, और ये स्पोर्स जब ग्रो करते हैं तो ये गैमीटोफाइट जनरेशन बना देते हैं। लास्ट पे अभी हम इंट्रो पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी ने स्टार्ट किया, ये याद रखना, एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूं सभी का। लास्ट में हम देखते हैं कि प्लांट्स जो है इनमें ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन कहते हैं इनकी जो ग्रोथ है ना वो इनके ऑर्गन्स की टिप्स वाले रीजन तक महदूद होती है। ऐसा नहीं है कि प्लांट जो है वो अपने किसी भी स्ट्रक्चर की किसी भी जगह से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जनरली आप देखते हो, चूंकि जमीन से ऊपर हमें स्टेम नजर आ रहा होता है, लेकिन यही काम रूट्स में भी हो रहा होता है। जमीन के ऊपर जो स्टेम है हम देखते हैं उसकी जो टिप होती है, टॉप पॉइंट होता है, वो ऊपर ग्रो कर रहा होता है सीधा, बाद में फिर उसकी ब्रांचेस भी ग्रो करती हैं। तो वो जो आपके पास ऑर्गन के टिप पॉइंट्स है ना, यहां हम देखते हैं कि इनकी जनरली ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होती है, और ये कुछ खास इंटरवल के बाद हम देखते हैं ये रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। अब जरा आओ अपने नॉलेज पे। नॉलेज क्या है? नॉन वेस्कुलर प्लांट। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने अभी आपको बेसिक स्कीम बताई है, ये मोसिस से रिलेटेड आपको पढ़ाऊं, क्योंकि अभी हमने मोसिस, आपके पास ब्रायोफाइट्स का एक ग्रुप है, ठीक है। अब हम एक सिमुलेशन देखते हैं जिसमें मोसिस की लाइफ साइकिल देखते हैं। मोस की लाइफ साइकिल देखने का मतलब है आप ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल पढ़ रहे हो, ठीक है। आपने जरा यहां स्ट्रक्चर्स को हाईलाइट करना है। ये देखो आपके पास ना, अब यहां प्लांट्स हैं, इनमें से कौन सा प्लांट मोस है अभी आपको आइडिया हो जाएगा जब मैं उसको हाईलाइट करवाऊंगा।
आप ये चीज तो अंदाजा लगा लोगे इन्हें देख के कि ये कोई इतने डेवलप प्लांट्स नहीं होते हमारे पास। ये देखो, ये जो भी छोटे छोटे नजर आ रहे थे, ये आपके पास प्लांट है, ब्रायोफाइट है, जिसमें अभी आप देखोगे रिप्रोडक्शन होने वाली है। अब जरा गौर करो, इसमें से ये जो ग्रीन पार्ट है ना, ये असल में है इनका गेमीटोफाइट, और आप देख सकते हो ये डोमिनेंट है। मुस्तकिल तौर पे आपको ये नजर आ रहा होता है। ऊपर वाला हिस्सा इनकी स्पोरोफाइट जनरेशन है, जो कि नीचे गेमीटोफाइट जनरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अब जरा स्टार्ट करते हैं इनकी साइकिल को। ठीक है, ये ले जी, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पोरोफाइट से। इसको जूम ही रखें। ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन है, इसने क्या करना है, नीचे जो टैब बनता आ रहा है ना, उसको भी साथ साथ फोकस करो। ये स्पोर्स बनाते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स प्रोटेक्टेड थे, जब रिलीज होने का टाइम आया, स्पोर्स रिलीज हुए और आके गिरे मट्टी पे। अब मट्टी जो है, वहां से इन्हें पानी भी मिल रहा है, और अगर एनवायरमेंट सूटेबल है तो इन्होंने यहां पे ग्रो करना है। ये जब ग्रो किए तो यहां पे इन्होंने ग्रीन स्ट्रक्चर बनाए, लेकिन ये जो स्पोर्स से ग्रीन स्ट्रक्चर बने हैं, ये स्पोरोफाइट नहीं है बल्कि गेमीटोफाइट्स हैं, और ये डोमिनेंट है। ठीक है, अब गेमीटोफाइट जो है, ये देखो, इनके ऊपर पड़े हुए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में आप देखोगे ये गैमीट्स बनेंगे। हुआ पता है क्या है, ये देख रहे हो, ये जो चीज मूव कर रही है, ये असल में दूसरे प्लांट से आई है। ठीक है, ये जो प्लांट था, ये मेल प्लांट था, इसके ऊपर मेल गैमीट बना था, और जैसे ही बारिश हुई और पानी के कतरे हवा में फैले, तो वो कुछ कतरे जो थे वो यहां से मेल गैमीट को लेकर गए और दूसरे प्लांट के फीमेल गैमीट तक पहुंचाया। लेकिन वो जो दूसरे प्लांट का फीमेल गैमीट है, वो यहां पड़ा हुआ है। तो हमने देखा कि यहां पे जो मेल गैमीट है, इससे एक ट्यूब निकली, जिसने यहां पे है, यहां ट्यूब नहीं निकली, यहां सिंपली ये हुआ कि आपके पास जो मेल गैमीट है वो नीचे पड़े हुए फीमेल गैमीट तक ट्रांसफर हुआ। ठीक, और अब हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी, ट्यूब नहीं बनी यहां पे, इसको करेक्ट करना है। अब ये जो फर्टिलाइज एग था, ये जब ग्रो किया तो इसने ग्रो करके स्पोरोफाइट जनरेशन बनाई। यही बात नहीं हम कर रहे कि स्पोर्स गैमीटोफाइट बना रहे हैं। गैमीटोफाइट्स पे जो गैमीट्स हैं, वो फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट बनाते हैं। आपको ये इस तरह से नजर आते हैं। मेल प्लांट था, फीमेल प्लांट पे फर्टिलाइजेशन हुई, ऊपर स्पोरोफाइट बन गया, जो कि डिपेंडेंट है गैमीटोफाइट जनरेशन पे। और ये आपको इस तरह से अपनी सराउंडिंग में ये छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे होते हैं, जो कि असल में हमारे ब्रायोफाइट्स है। मैं आपको सिर्फ वो जो फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस है, जहां मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट तक बारिश के कतरों से ट्रांसफर हुआ है, मैं आपको वो दोबारा दिखाना चाहता हूं। इसको आपने गौर करना है। और अगर आपको याद हो, हमने ग्रेड 9 में इसको पढ़ा हुआ है कि ये जो मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक ट्रांसफर हो रहे, इसे आप पॉलिनेशन कह रहे थे। अब वो हवा से हो, पानी से हो, जो भी फैक्टर है, वो जो फैक्टर है जो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट पे ट्रांसफर करता है, उसे हम पॉलिनेटर कहते हैं। वो पानी, हवा या परिंदा भी हो सकता है। ये देखना, बारिश का, ये देखो, बारिश का कतरा आया और वो फैला ऊपर। जरा छोटी स्क्रीन पे नोटिस करो, ये अब वो मेल गैमीट है जो मूव करता करता नीचे एग के साथ जाके फर्टिलाइज हुआ है, और अब ये फर्टिलाइज एग जाइगोट बना और ग्रो करके इसने दूसरी जनरेशन बनाई है। वापस आते हैं स्लाइड पे। आई होप ये जो सिमुलेशन से आपने बच्चों कंसेप्ट सीख लिया ना, ये आपको अब आप देखोगे आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, हमने ना जितने भी प्लांट्स हैं, इन्हें ओवरऑल दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए। एक है ब्रायोफाइट्स और दूसरे हैं ट्रेक्योफाइट्स। ठीक है, तमाम प्लांट्स जो हैं वो इनके अंदर कैटेगराइज हो चुके हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रायोफाइट्स को, जो कि असल में नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, और जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं उन्हें हमने ट्रेक्योफाइट्स के अंदर रख दिया हुआ है। ये वो प्लांट्स हैं जिनमें जाइलम फ्लोएम होती है, और ब्रायोफाइट्स चूंकि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं है, सिंपली अर्ली प्लांट्स हैं। अभी इनका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, साइज में इतने बड़े नहीं है कि हम के रूट्स और ऊपर मौजूद लीव्स में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। यहां फिर अभी हम देखेंगे कि सिंपल डिफ्यूजन से ही काम चलाया जा रहा है, कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो। तो ब्रायोफाइट्स जो है वैरायटी इनमें भी है। हमने इनके तीन बड़े ग्रुप्स बना लिए हैं।
अब मैं यहां पे दोनों नाम्स लिखने जा रहा हूं क्योंकि ये दोनों लिटरेचर में यूज होते हैं, आपको दोनों से वाकफियत हो। दो साइंटिफिक है और एक कॉमन नाम है, आपने दोनों याद करने हैं, साइंटिफिक भी कॉमन नेम भी, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आते हैं। पहला जो इनका ग्रुप है उसे आप ब्रायोफाइटा या ब्रायोप्सिडा भी बोलते हो और इन्हें आप कॉमनली कहते हो मोसिस। ठीक है। दूसरा अभी जो इवन हमने सिमुलेशन देखी है वो मॉस की ही थी लाइफ साइकिल, यानी कि वो ब्रायोफाइटा का मेंबर था। दूसरा जो ग्रुप है उसे आप हिपैटिकोफाइटा या हिपैटिकोप्सिडा कहते हो, इनका कॉमन नेम है लिवरवर्ट्स, ये कॉमन नेम आने चाहिए। और थर्ड हमारे पास इनका ग्रुप है एंथोसीरोटोफाइटा या हम इन्हें एंथोसिरोप्सिडा भी कहते हैं और इनका कॉमन नेम है हॉर्नवर्ट्स। ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं क्योंकि इनमें पानी और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट के लिए कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं मौजूद, और ये इसी वजह से नमी वाले माहौल में रहना पसंद करते हैं ताकि इन्हें पानी आसानी से मिलता रहे। असल में वजह यह है कि हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से कहते हैं लाइफ पानी में स्टार्ट हुई है। एवोल्यूशन के दौरान लाइफ जो है वो वाटर से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आई है, लेकिन ये काम एकदम नहीं हुआ। जब एल्जी एक्वेटिक एनवायरनमेंट से इवॉल्व होते होते खुश्की पे आ रहे थे, तो शुरू के जो प्लांट्स बने हैं ब्रायोफाइट्स, ये फिर पूरी तरह खुश्की पे नहीं आए, ये नमी वाली जगह पे रहे हैं। क्यों? ट्रांजिशन हो रही है तो एकदम नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता होगी। तो ये अर्ली प्लांट्स हमें नमी वाली जगह पे मिलते हैं और इनमें जो ब्रायोफाइट्स जनरेशन या स्टेज है ये डोमिनेंट होती है। ये सारी बातें मैं आपको बड़े अच्छे से समझा के आऊं। अब हमने इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखनी है जो तमाम ब्रायोफाइट्स में आपको मिलेंगी। ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि वो जो 4 लाख प्लांट की स्पीशीज हैं, इनमें से 24,000 स्पीशीज ब्रायोफाइट्स की हैं, तो ये एक अच्छी खासी तादाद है। क्या इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है? ये सबसे सिंपलेस्ट प्लांट हैं। हम कहते हैं कि ये वो पहले प्लांट्स हैं जो एल्जी से इवॉल्व हुए हैं, और हम इन्हें एम्फिबियस प्लांट्स कहते हैं। एम्फिबियस का वर्ड जहां भी आता है उसका मतलब डुअल होता है कि ये पानी खुश्की के इन बिटवीन कहीं पर है। ठीक है। तो ये चूंकि जनरली हमें नमी वाली जगह पे, शेडी जगहों पे, पत्थरों पे, दीवारों पे या बैंक्स ऑफ रिवर, दरिया के किनारों पे मिल रहे होते हैं, ना पूरी तरह पानी में है ना पूरी तरह खुश्की में है, इन बिटवीन है, तो इसलिए हम इन्हें एम्फिबियस कह रहे हैं। दे डू नॉट हैव वेस्कुलर टिश्यू, ये सभी के लिए, सभी ब्रायोफाइट्स के। तो फिर इनमें फूड, वाटर, मिनरल, इनकी ट्रांसपोर्टेशन कहां से होती है? सिंपली डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। डिफ्यूजन क्या है? किसी भी चीज का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया पे मूव कर जाना। और अगर ये वो चीज पानी है जो लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, सॉरी हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, और बीच में जो बैरियर है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो अब ये जो पानी की डिफ्यूजन है हम इसे स्पेशल नाम दे रहे हैं ऑस्मोसिस। क्या है डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस? एक बड़ी मजे की सिंपल सी सिमुलेशन है, आपने खुद भी इसके साथ खेलना है और इसको सीखना है। मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाता हूं, 10, 20। देखो मैंने बीच में एक सॉलिड पार्टीशन रखी हुई है फिक्स करने के लिए, ताकि हमें पता लगे एक साइड पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि हम डिफ्यूजन पढ़ना चाहते हैं या ऑस्मोसिस पढ़ना चाहते हैं। मैंने 20 कर दी, लेट से मैं 30 करता हूं, चलिए ज्यादा नहीं करते। मैस, रेडियस, टेम्परेचर ये हमारे काम का नहीं है, टेम्परेचर को हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ डिफ्यूजन को देखना चाह रहे हैं। अब क्या होगा? जैसे ही मैं ये पार्टीशन हटाता हूं, और इमेजिन करो कि यहां पे कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिससे कुछ चीजें पास करेंगी, तो अब आप देखोगे डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि हाई कंसंट्रेशन वाली जगह से ये चीजें मूव करेंगी लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ। ये देखो, ये जो अब आप प्रोसेस एग्जामिन कर रहे हो बच्चों, इट इज डिफ्यूजन। क्या मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन हमारे टॉपिक से रिलेट नहीं करता। और भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिमुलेशन है, अगर आप देखना चाहोगे तो आपको बड़ी इजीली मिल जाएंगी। हम आते हैं अपनी स्लाइड पे। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें ब्रायोफाइट्स में मिलेगी। और ये कैसी है? कहते हैं ये हेट्रोमॉर्फिक है। मॉर्फ शेप के लिए होता है और हेट्रो का मतलब है मोर देन वन, डिफरेंट। तो यहां पे आपके पास जो 2 जनरेशन है ना, स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट जनरेशन, कहते हैं ये हेट्रोमॉर्फिक है। आप देख के बता सकते हो ये 2 अलग जनरेशन है।
ठीक है, सभी ब्रायोफाइट्स के अंदर है कि आपके पास स्पोर जनरेटिंग जनरेशन यानी स्पोरोफाइट बना रही है, गेमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन गेमीटोफाइट, ये सब हमने पढ़ा है। और गेमीटोफाइट डोमिनेंट स्टेज है, क्यों? क्योंकि यहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है और इसी वजह से ये आपको ग्रीन कलर के नजर आते हैं। अगर अभी आपने ऑब्जर्व किया हो, हमने मोसिस को देखा था। यहां मैंने एक और लिंक दी है, ये आपने खुद बच्चों ओपन करना है, हम भी इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, यहां मल्टीपल प्लांट्स की लाइफ साइकिल है जिनमें मॉस भी हैं। मैं अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा कि हमने अगले एसएलओ में एक ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल को पढ़ना है डिटेल से। आज हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तक रहते हैं। आगे कह रहा है कि आपके पास जो गमीटोफाइट जनरेशन है ना, इसका काम गमीट्स बनाना है जो कि माइटोसिस के प्रोसेस से बनते हैं। जबकि ये गमीट्स ग्रो करके जब स्पोर्स बनाते हैं, तो जो स्पोर्स हैं स्पोरोफाइट बनाते हैं। जब ये गमीट्स फर्टिलाइजेशन के बाद ग्रो करके स्पोरोफाइट बनाते हैं, तो ये कंपैरेटिवली गमीटोफाइट से छोटे हैं और उन पे डिपेंडेंट भी हैं, और ये बने हैं फर्टिलाइज्ड एग से। अगर हम गौर से देखें स्पोरोफाइट को, तो ये जो आपके पास स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है, इसके दो ही मेन पार्ट हैं। एक इसमें डंडी नुमा स्ट्रक्चर है, स्टॉक, और दूसरा हम देखते हैं इसके अंदर कैप्सूल होता है, जिसमें असल में स्पोर्स पड़े हुए होते हैं, जिन्हें वक्त आने पे रिलीज किया जाता है और हम उन्हें देखते हैं। मैं आपको ये सिमुलेशन से भी ये चीज हाईलाइट करता हूं कि जो इनकी स्पोरोफाइट जनरेशन है सबसे पहले वाली, वो फर्स्ट नोट दिस कि दो ही सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर को मिला के स्पोरोफाइट जनरेशन बोल रहे हो। एक डंडी नुमा टैनी नुमा स्ट्रक्चर है, स्टॉक है, और दूसरा हमारे पास ऊपर पड़ा हुआ कैप्सूल है जो कि अंदर मौजूद स्पोर्स को प्रोटेक्शन दे रहा है, ताकि टाइम आने पे ये देखो हम उसे रिलीज कर सकें। ये आपके पास सिंपल स्पोरोफाइट जनरेशन है, स्टॉक, कैप्सूल। ठीक है, साथ डायग्राम में भी स्लाइड्स में ये चीज हाईलाइट है, और ये वही सारी लाइफ साइकिल है कि हमारे पास गमीटोफाइट जनरेशन है, मेल फीमेल गमीटोफाइट। ये देखो, मेल गमीटोफाइट जनरेशन से गमीट ट्रांसफर हो रहे हैं फीमेल गमीटोफाइट जनरेशन पे, जहां फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन रहा है और ये जाइगोट ग्रो करके स्पोरोफाइट जनरेशन बना रहे हैं। इनकी जो ओवरऑल बॉडी होती है ना, इसे हम थैलस कहते हैं। और थैलस बच्चों हमारे पास वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुई होती डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की, यानी कि उनके पास ट्रू स्टेम, ट्रू लीव या ट्रू रूट्स नहीं होते, जैसा कि हम प्लांट्स में देखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें दिखने में हो सकता है कि कोई स्ट्रक्चर रूट जैसा लग रहा है, स्टेम जैसा या लीव जैसा लग रहा है, लेकिन वो ट्रूली डिस्टिंग्विश नहीं हुए होते, इन्हें आप कहते हो थैलस। कहते हैं जो लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स हैं, तीन ग्रुप्स है ना, मोसिस, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स। कहते हैं इनकी जो मेन बॉडी थैलस है ये फ्लैट होती है, ठीक है, लेकिन जो मोसिस हैं इनमें हम देखते हैं ये इरेक्ट होती है, यानी कि ऊपर निकली हुई होती है, जैसे कि हमने अभी देखा भी। ठीक, और ये ब्रांचेस भी बनाती हैं। राइजोइड्स होते हैं इन सभी के पास, जो इन्हें फिक्स भी करते हैं मट्टी में और इनको न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करके भी देते हैं। यहां हमने तीन ग्रुप्स में से हर एक की एक एक एग्जांपल यहां ली हुई है, मार्केंटिया, एंथोसिरोस और फ्यूनेरिया। ठीक है, फ्यूनेरिया जो है ये मोस है। जो लास्ट है ना, पॉलीट्राइकम, ये हमने नेक्स्ट एसएलओ के अंदर पढ़नी है, इसकी लाइफ साइकिल जो कि मॉस है। ठीक, ये थी आपकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक। आगे हम स्पेशली देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स, चूंकि हम कह रहे हैं फर्स्ट प्लांट है जो एल्जी से इवॉल्व हुए हैं, एल्जी इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ब्रायोफाइट्स लैंड में आ रहे हैं, चाहे वो नमी वाली पानी वाली जगह पे है लेकिन लैंड पे आ रहे हैं। तो इन्होंने अपने अंदर ऐसी क्या अडॉप्टेशन की जो ये इस काबिल हुए कि ये लैंड्स पे अच्छे से अडॉप्ट करें, सरवाइव करें, और मजीद इनमें रिप्रोडक्शन से नए ब्रायोफाइट्स बने और विद टाइम उनमें एवोल्यूशन हुई। कल हमने ये लैंड अडॉप्टेशन पढ़नी है, जो आप देखोगे एलजी में नहीं होंगी, लेकिन इनके बदलते माहौल के मुताबिक इनमें ये अडॉप्टेशन आई और तभी ये इस काबिल हुए कि ये लैंड पे ग्रो कर सकें। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, टाइम रहा तो अगला एसएलओ भी स्टार्ट करेंगे।
वर्कशीट क्वेश्चन बैंक आपके पास है, उस पर प्रैक्टिस करो। ये क्रैमिंग वाले टॉपिक्स चल रहे हैं किंगडम्स वाले, लेकिन आप लोग देखोगे किंगडम प्लांटी एनिमेलिया में समझ के काम करना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, स्पेशली एमडी कैट परस्पेक्टिव से भी ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो इनको आपने लाइट नहीं लेना, साथ साथ करना है। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे।